कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपना भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सारे वाण यानी हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई, हाँ प्रीतम भाई, आज तो मौसम थोड़ा सा तापमान कम लगा है, बिल्कुल कम सी है, और हवा भी चल रही थी। हाँ, तो कड़े कड़े बूंद भी एक आध गिरी है, पर छिट्टे पड़े पर नुआ कुल मिलाकर बदला के मारे आज भाई गर्मी घनी नहीं लगी। हाँ, खेत क्यार में भाई बात यह है कि भाइयों ने लगभग तो गेहूँ उठा ली है, और जो रह रही है वो भी 2-4 दिन के अंदर उठ जाएगी। हाँ, तो लेकिन तब तक कुछ और खेती से जुड़े काम जो चलते रहे हैं, उनमें हमारे पशु भी हैं और दूसरी सब्जी वाली चीज़ें भी। ऐसी ही आज चर्चा जो भाइयों खातिर हम ले आए हैं, पशुओं में मुंह और खुर रोग, ये बातचीत करेंगे। साथ ही कद्दू वर्गीय फसलों में कीट प्रबंधन, ये भी करेंगे भाई। तो विनोद भाई, हाँ प्रीतम भाई, पहले पशुओं की बात कर लें। बिल्कुल भाई, पशुओं की बात करेंगे, क्योंकि देखो जिस तरह हमने अपनी फसल ले ली है, उनके भोजन की भी हमने तैयारी कर दी है भाई, तूड़ी ताड़ी अच्छी तरह संगवा ली है। तो पशुओं में रोग तो रहे है, और मुंह और खुर रोग ये तो भाई एक भयानक संक्रमण रोग से, और अगर जो देश की बात करें तो अलग अलग भागों में फैलने के साथ साथ यो रोग से यो दूसरे देशों में भी विकराल रूप लेता जा रहा है जी। हालांकि अनेक विकसित जो देश है इस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर सके, लेकिन विकासशील जो देश है उसमें आज भी ये पशुओं का एक जानलेवा रोग है, और इस रोग के कारण पशु बहुत कमजोर पड़ जावा है। और जो दूध की बात करें तो दूध उत्पादन और प्रजनन शक्ति में भी भारी कमी इसमें हो जावा है। हाँ विनोद भाई, क्योंकि जो संक्रामक रोग हैं एक ते दूसरे में फैले हैं, और अगर हमने उसको एक बार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया तो भाई वो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, यानी कि बीमारी ख़त्म ही हो जाएगी जड़ से। तो भाई जो विकसित देश हैं वो कर चुके हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल सहन कर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं। और कारण इसका यो है कि एक तो भाई जो 2 खुर वाले जानवर हैं, जो गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, सूअर, इनमें होता है ये एक डाल का विषाणु से जनित रोग है। और विषाणु जो है लगभग 4 महीने तक घास और चारे पे जीवित रह सकता है, 4 महीने तक ही जीता रहता है। तो फैलने का भी इसका एक तरीका है। रोगी जो हमारा पशु है उसके संपर्क में आने ते, या फिर भाई छूत लगे पानी से, सूखी घास, भूसा, इनके माध्यम से ये फैले है। ख़ास तौर पे रोगी पशु की राड़ में विषाणु बड़ी ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। रोगी पशु की देखभाल करने वाले मनुष्य जो भी आदमी हैं वो भी अपने जूतों, कपड़ों या हाथों से इस रोग को दूसरी जगह ले जा सके हैं। आमतौर पे 3 डालते एक जगह से दूसरी जगह फैल सके है। एक तो भाई, एक तो ये जो मेले लगे हैं ना पशुओं के, इनमें भी पशु दूर से दूर तक जाते हैं, ये भी एक कारण हो सके है। अलग अलग गाँव के रोगी और स्वस्थ पशु अगर एक जगह चरागाह पे मिलेंगे तब भी हो सके है भाई। और पशु जो है कटड़ू बछड़ू खरीदे बेचे भी जहाँ हैं, तो अगर आप दूसरे गांव में तो ले आओगे, आपके गांव में नहीं है ये रोग, तो भाई किसी भी माध्यम से यो आ सके है। तो कई तरीके हैं फैलने के। मोटी बात यह है कि भाई ये विषाणु जनित है, जड़े भी विषाणु होगा या विषाणु से संक्रमित जो पशु है वो होगा तो बड़ी आसानी से उससे दूसरे में जा सके है। बिल्कुल। और अब इसके लक्षण की बात करें तो शुरू में मुंह व खुर रोग में पशु को हल्का सा बुखार हो जाता है जी, और प्रभावित पशु के मुंह तक लार गिरा है, जिसके कारण
चप चप की आवाज़ भी होती है और रोग के दूसरे दिन पशु के मुंह के अंदर फफोले निकल जाते हैं, जो अधिकतर जीभ पर, मसूड़ा पर और मुंह के ऊपरी भाग में होते हैं। और जो ये फफोले है ये जल्दी से फूट जावा है, जिस तक पशु का जो चारा है वो खाना छोड़ देता है और इसके कारण जानवर में दूध की मात्रा भी कमी हो जाती है। और इस रोग के जो दूसरे प्रमुख लक्षण हैं उसमें खुरों में फफोले इसमें प्रतीत होते हैं और खुरों में फफोले होने तक पशु में लंगड़ापन भी दिखाई देवा है। और अगर रोगी पशु की ओर ध्यान ना दिया जावे तो जो खुर भी गिर इसमें सके। तो एक बार जो रोग हो जाने पर लगभग यो प्रीतम भाई 3 हफ्ते का जो समय ठीक होने पर इसमें लग गया है। और विदेशी और संकर जाति के पशु की बात करते हैं उसमें ये जो लक्षण है ये बहुत गंभीर हुआ है। और अगर जो ठीक हो जा तो उनमें विशेषकर जो गर्मी में लगने में हाँफने वाले की संख्या बहुत अधिक होती है। और जो छोटी आयु के जो बछड़े है, जो बछड़ी है यानी जिनमें टिक्का न लगा हो, उसमें 50% तक उसमें भाई मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, तो अगर भाई पहचान करेंगे कि भाई फलानी बीमारी हमारे पशु को लग रही है तो भाई गंभीरता से लेंगे, डॉक्टर ने दिखाओगे, दवाई दिलवाओगे, बात बन सके है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें जो विनोद भाई बात कर रहे थे कि कैसे कैसे लक्षण हमारा पशु दिखाओगा। अब बात यह है भाई कि रोग लग गया तो उपचार के है। विषाणु का रोग है, इस खातर कोई खास दवा एंटीबायोटिक जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में इस डाल की तो है नहीं, है ना, विषाणु पे जो असर कर सके। लेकिन फिर भी उपचार है और सामान्य जो उपचार है बोरिक एसिड मुँह खातर, है ना, बोरिक एसिड ले सके हैं भाई 15 ग्राम 1 लीटर पानी में, या फिर पोटासियम परमैंगनेट जो लाल दवाई आवा है 1 ग्राम मात्रा 3 लीटर पानी में, या फिर भाई फिटकरी 15 ग्राम मात्रा पानी की 1 लीटर मात्रा। इनमें से तीनों में से कोई भी घोल मिले उसते दिन में 3 से 4 बार धोना है। ये जरूरी है। अगर ये हम करते हैं तो भाई इसके जो विषाणु हैं उसको हम पशु से दूर रख पाएंगे। और खुरों के लिए बात कर रहे थे भाई, इसमें फिनाइल यानी 40 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में ले लेवे, उसका घोल बनाकर पैरा पर इसमें डालना चाहिए। और अगर जो कीड़े पड़ जावे तो उन क्यूरेट द्वारा हमने बाहर काटना चाहिए। और इसी तरह जो जिंक ऑक्साइड या फिर जो नीलात होता जिसे हम बोल देते हैं, यो 40 ग्राम 1 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर पट्टी बांध देना चाहिए। और भाई इसमें प्रीतम भाई जो थनों के लिए बात करें तो थन के जो घाव है उसको पोटेशियम परमैंगनेट के घोल तक साफ करना चाहिए। और घाव पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने चाहिए। और इसके साथ साथ जो रोगी पशु को जल्दी ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का टिक्का और खनिज मिश्रण भी इसमें हमने देना चाहिए। हाँ, तो भाई मोटी बात यह है कि ये जो सफाई है ये ज़रूरी है, चाहे मुंह खातर हो, खुरों खातर हो, थनों खातर हो, इनको धोना है पानी में। जो जो घोल बताए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट हो चाहे फिनाइल हो, और ये क्यूरेट होता है, एक जार सा होता है जिससे अगर कीड़े अंदर तक चले गए हों उसको निकाल सके हैं। अच्छा, ये बात तो भाई भी बीमारी होगी तब क्या करें। नियंत्रण खातर जो है उसकी भी अगर बात करें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस रोग की रोकथाम खातर अलग अलग तरीके अपनाए जा हैं। ये क्योंकि भारत में जो है अलग स्थिति है, इसके खातर जो है एक तो रोग से बचाने खातर स्वस्थ जब हमारे पशु हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टीके लगवाए जाने चाहिए, ज़्यादा पशुओं को टीकाकरण करवाना चाहिए। रोग का जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलाव रोकने खातर गांव के चारों का गांव में भी टीका करवाना चाहिए भाई। मतलब अगर हमने बेरा पट रहा हो कि भाई ये रोग फैल रहा है तो छिड़काव उसका भी है, और जिन पशुओं में ये रोग हो गया हो उनका फिर उपचार वो भी ज़रूरी है, ताकि दूसरे जो जीवाणु हैं, जो दूसरी बीमारियां हैं, उनसे पशु लड़ सके। फिर इसी डाल से ये संक्रामक रोग है, इससे बचने खातर आम तौर पे मुंह और खुर रोग का टिक्का लगवाना चाहिए। साथ में रोगी पशु के जितने भी तरल चीज़ें वो निकाल रहा है, जो लाल है, उसकी पेशाब है, नाक से जो बहने वाली चीज़ है, वो सारी उनमें विषाणु की मात्रा ज़्यादा हुआ है, इसलिए भाई उनको जला के
नष्ट करना पड़ेगा, उनको दूर रखना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो हाथ लगेगा, पाँव लगेगा, जूते के लग के, कहीं टोकरी के लग के, वो फिर दूसरी जगह दूसरे पशु तक चले जाएंगे। और इसी तरह प्रीतम भाई देखो, जो इसके अंदर टीके की जो बात आप कर रहे हो भाई, देखो हर जगह कस्बे में, शहर के अंदर सरकारी अस्पताल है जी, और उसमें नियमित रूप से सरकार भी इसमें भाई टीके लगाती है। और पशु जब हमला है तो उसका देख रेख हमने रखनी चाहिए। और बचाव का जो टीका वो बछड़ों में 6 हफ्ते की आयु पे, उसके बाद 3 माह की आयु पे, और इसके बाद 6 महीने की आयु पे, और उसके बाद प्रत्येक 6 महीने के अंतर पर हमने लगवाना चाहिए। और पशुओं में टीके की जो मात्रा है वो अलग अलग है, और निर्मित टीके की बोतल पर लिखे भी रहा है, और टीका जो त्वचा के नीचे इसमें लगता है। और भाई जो रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए, या इसमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। जिनका यह बीमारी हो जाए उनके जो खाने पीने का जो प्रबंध है वो भी न्यारा होना चाहिए। और जो आदमी रोगी पशु की देखभाल करे उसे स्वस्थ पशुओं के पास नहीं जाना चाहिए। और रोगी पशु का जो गोबर है, पेशाब है, राड़ है, जूठा चारा है, पानी और बिछोने की बात करें तो उसको भाई जला देना चाहिए, या फिर गांव तो दूर गड्ढे में इसको दबा देना चाहिए। और रोग की जो सूचना हमने तुरंत ही नज़दीक के जो पशु चिकित्सक को देनी चाहिए। और पशु चिकित्सक के परामर्श पर स्वास्थ्य जो स्वस्थ पशु है उसके मुंह और खुर के रोग के इसमें टीके वो लगाते हैं। हाँ, तो भाई मामला ये है कि जो कोरोना फैल रहा था ना, कि उसमें एक दूसरे के संपर्क है ना, तो इसी डाल का काम है कि संपर्क जो है घाटते घाट रोगी का दूसरों से हो गए, है ना, मानस के माध्यम से भी जा सके है, वो भी अपना ध्यान रखे कि हाथ पाँव सब कुछ धो ले उस पशु की देखभाल करके, और दूसरा आदमी दूसरे की कर ले। और प्रीतम भाई जब हम पशु खरीदते हैं, जो शाणे आदमी है वो क्या करे है, जब वो दूसरे जगह से पशु लाते हैं तो भाई उसकी साफ सफाई भी बढ़िया करे है, पूरा न भी देखा, सारी चीज़ें न देखा है जी। तो ये हमने बातचीत पहले विषय पे अपनी करी, भाई आगे भी करेंगे, लेकिन पहले वक्त है एक लोकगीत का।
भरेगा वो विक्रम भाई जो माँ का दाया तेरा, हाथ भरेगा वो विक्रम भाई जो माँ का दाया तेरा। जे मौके पे ना आया जे मौके पे ना आया तेरी रोव बहन मां जाई। ये मेरे बस की बात नहीं बने जैसे कर्म लिखाई। आज पाट दिया छोड़ भरती क्यों कान पड़ा ये भाई। ये दूर पदारते कर दुनिया के अरम सुरती लाई। दूर पदारते कर दुनिया के अरम सुरती लाई। राजा होके आए राजा होके साधु हो गया कितना दिल में देखा। ये मैं मरूं नहीं अमर हो लिया मेरा सारा भर गया पेटा। जे नहीं मरते अमर करा दे नहीं मरते अमर करा दे विक्रम तेरा बेटा। ये एक लाल से अपने आता मत बनिए कुल की नेता। एक लाल से अपने आता मत बनिए कुल की नेता। जे हो जाते तार तार की रे भाई रे। जे हो जाते तार तार की हो इसी तेरे दवाई। एक लक्ष्मी चंद की बस सतगुरु जी से जाई सलाह में लाई। राज पाट दिया छोड़ भरती कान पड़ा ये भाई। और भाई ये थे सरिता चौधरी और रणबीर सिंह, राजपाट दिया छोड़ बरतरी। ये लोकगीत आपने सुना। बात करेंगे कल के कार्यक्रम की। तो कल भाई जो चर्चा रहेगी गर्मियों में मधुमक्खी वंशों की देखभाल और आज की नसीहत में नींबू वर्गीय बागों की देखभाल के बारे में। और प्रीतम भाई मौसम की भी बात कर लेते हैं। आज का अधिकतम जो 36 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। और आने वाले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो अधिकतम 39 और जो न्यूनतम है वो 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। कुल मिलाकर मौसम साफ रहा होगा, एक आधा छींटा हुए पड़ सके जी। और भाई आज की जो दूसरी हमारी चर्चा है कद्दू वर्गीय फसलों के कीट और उनकी रोकथाम। भाई भैया ने जो है खूब सब्जी ला रखी है। घिया, तोरी, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज तो भाई रोज जो है खा रहे हैं हम, सब्जी भी सारी खा रहे हैं। लेकिन अभी तो चलो ठीक चल रहा है, कुछ ना कुछ बीमारियां इनमें लगती रही हैं। फसलें ये गर्मी के मौसम की हैं और इनमें पोषण के हिसाब से ही, पानी की ज़रूरत के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो है इस डाल की सब्जियां प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो इसमें दोनों मौसमों के जो कीट हैं उनका आक्रमण होता है और ऐसे कीटों का अगर हम ध्यान रखें तो भाई बचाव कर सके हैं उनसे और उत्पादन ठीक ले सके हैं। और इसमें बात हम कर लेते हैं रेड पंपकिन बीटल यानी कि लालड़ी जो रोग है उसकी बात, हम आक्रमण की बात कर लेते हैं। और इसके जो प्रोड है वो लाल रंग के और जो चमकीले होते हैं, और जो सुंडिया है यानी जिसने हम लट्टे भी कह दिया करें वो क्रीम रंग की होती है। और जो प्रोड भूंडी पत्तियों पर गोल सुराख करती है। और सुंडिया जमीन में रहकर जो जड़ें न काट कर पौधे को नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। और इसके प्रकोप तक जो छोटे पौधे हैं वो पूर्णतः मर जाते हैं। और जो मार्च के दूसरे पखवाड़े की तय अप्रैल के जो पहले पखवाड़ा तक, ये मध्य जून से अगस्त तक इसका जो प्रकोप ज़्यादा रहता है, यानी कि आजकल के दिनों में ये ज़्यादा रहा है जी। और भाई जो रेड पंपकिन की भाई ने बात करी या लालड़ी की जो बात करी है, उसकी रोकथाम खातर
दवाई ले सके हैं 5 किलोग्राम कार्बेरिल, 5D की ताकत में आती है, या फिर 5 इसके साथ जोड़ना है भाई, ये भी 5 किलोग्राम राख, इसका प्रति एकड़ धुड़ा करना है। ये कार्बेरिल भाई ना मिले तो 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन भी ले सके हैं 25 cc ताकत की, या फिर 30 मिलीलीटर फेनवालरेट दवाई 20 cc ताकत की, या एक घुलनशील पाउडर आता है कार्बेरिल ही 10 ग्राम, वो ले सके हैं, और पानी की मात्रा 100 लीटर। ये इनमें से कोई भी दवाई भाइयों को मिले तो उसका 1 एकड़ में छिड़काव भाई करें। लालड़ी की जो लटें हैं उनसे बचाव खातर 1.5 लीटर क्लोरोपायरीफास दवाई 20 cc ताकत की को बिजाई से 1 महीने बाद सिंचाई के साथ लगा सके हैं, तो इससे जो है लालड़ी पे काबू पाया जा सकेगा। और एक और है, वह है फड़ मक्खी। और भाई यो जो कीट्स है यो डिप्टेरा कुल का कीट्स है, और इस कीट की जो इसका वयस्क घरेलू मक्खी के आकार की त्रिया होता है, जिसका उदर चमकीला लाल भूरे रंग का होता है, और मक्खी कोमल फलों के गुद्दे में अंडे देती है, और अंडों से मैगेट्स यानी जो सुंडी है वो निकलकर फल के गुद्दे को खाती है, जिस तरह फल खराब हो जाता है। और इस कीट की जो सुंडियां हैं वो कद्दू वर्गीय फसलों में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का यो नुकसान पहुंचाती है, और इसमें फसल में बहुत नुकसान करती है। और इस कीट का जो प्रकोप है वो काकड़ी के लिए काली तोरी हो, करेला है, टिंडा है, घिया है, और खरबूजे में यो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, तो भाई ये जो फल मक्खी है ये क्योंकि उसमें कोमल फलों में अंडे दे है तो नुकसान तो ज़्यादा पहुँचावेगी ही, इसकी रोकथाम भी भाई कर सके हैं। दवाई जो है फेनिट्रोथियान दवाई है उसको ले सके हैं, और मात्रा उसकी 250 मिलीलीटर 50 cc ताकत में आती है, या फिर भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc ताकत की, या फिर 500 ग्राम कार्बेरिल, कई नामों से आती है ये भी भाई, इसको ले सके हैं। घुलनशील पाउडर है, और इनमें से कोई भी मिले तो 200 से 250 लीटर पानी ले लें, और 1.25 किलोग्राम गुड़ या सीरा उसको मिला के 10 दिन के अंतराल पे प्रति एकड़ जो है छिड़काव इसका कर सके हैं। और एक और है भाई प्रीतम, रस चूसने वाले कीट जी, इनकी बात करें तो इन फसलों पर मुख्य जो रूप तय जो तेला होया, चिप्पा, अष्टपदी होगा, जिसने माइट भी कह दिया करे, इस तरीके के रस चूसने वाले जो कीटों का जो आक्रमण है वो पौधों की पत्तियां का रस चूस कर कमज़ोर करते हुए है। और गर्मियों में तो भाई अष्टपदी यानी कि जो माइट है वो मुख्य रूप से इसमें नुकसान पहुँचावे है, और जो ये पत्तियां को जो निचले स्तर पर जो जाड़ा बनाकर रस चूस है, जिस तरह जो ये पत्ती है भाई पीली पड़ जाती है, और इसमें भाई फसल तक कमज़ोर होकर पैदावार तो इसमें घटनी है। तो भाई जो रस चूसने वाले कीट है भाई प्रीतम ये भी बहुत खतरनाक है, और रोकथाम की थी इसकी एक बारी बता किस तरह की करना है। हाँ, तो भाई दवाइयाँ जो हैं तो मेलाथियान तो लगभग इनमें सारे में गिर रही है। इसका जो प्रकोप अगर भाई देखें खेत में तो भाई 250 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 cc ताकत को 200 से 250 लीटर पानी में मिला के 10 दिन के अंतराल पे छिड़के। ये जो 10 दिन का अंतराल है भाई ये अपने तब लागू करना है कि भाई अगर एक बार के छिड़काव से काबू में ना आए, है ना, ये उस वक्त ध्यान रखना है। और रस चूसने वाला कीट हो, चाहे भाई फल मक्खी हो, चाहे लालड़ी हो, है ना, ये अगर इनकी मुख्य जो कीट हैं इन फसलों के कद्दू वर्गियों के, अगर इनको हम संभालेंगे तो भाई खूब पैदावार इसमें ले सके हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं भाई जो किसान भाई ध्यान रखें, हमेशा रखें। एक तो भाई सिफारिश करी गई कीटनाशक ही डालें, क्योंकि दूसरी अगर आप बेलाड़ी सब्जियों में कुछ भी कीटनाशक डालेंगे तो भाई वो जड़ सके हैं, नाजुक हैं, जड़ सकती हैं। और सिफारिश में भाई एक सलाह और भी हम दे हैं कि जो अच्छी कंपनियां हैं ना, गुणवत्ता वाली, है ना, कोशिश करें दुकानदार से, जहाँ से भी आप ले रहे हो उनको कहें
कि भाई इस कंपनी की दो, क्योंकि इसमें दवाइयों में ज़्यादा कोई उसके प्राइस का, जिसको कहते हैं ना मूल्य का, उसका बेशक फर्क ज़्यादा ना हो, देख लें कि कंपनी कैसी दे रहे हैं। और प्रीतम भाई इसमें हमने कई बार पैकिंग के उसमें उलझ जावे है। हाँ। भाई बढ़िया पैकिंग कर देवे और वह चीज दे देवे, इस चीज के तरफ भी हमने आकर्षित नहीं होना चाहिए। हाँ। और इसमें पक्का बिल भी लेना चाहिए हमने। जी, बिल भी भाई लें, उससे दुकानदार भी चौकन्ना रहेगा कि भाई ये ख्याल रख रहे हैं इस बात का कि मैं क्या बेच रहा हूँ। और उसके समय धुड़ा ना करें। और भाई 8 से 10 मीटर की दूरी पे मक्का की कतार लगा सके हैं, क्योंकि उस पे फल मक्खियाँ इकट्ठी होकर बैठे हैं। मक्का पे जो है, जो दवाई हम फल मक्खी के लिए कह रहे थे, है ना, फेनिट्रोथियान या फिर मेलाथियान, वो मक्का पे अगर हम छिड़काव करेंगे तो वो फल मक्खी को जो है काबू कर लेगा। काणे और सड़े फलों को इकट्ठा करके मिट्टी में गहरा दबा दें। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।